नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 3 जनवरी। तो आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। इसमें आपको करंट अफेयर्स की सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो प्री और मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। अगर आप किसी चीज़ में हार गए या अगर आप किसी चीज़ में फेल हो गए तो आप उस पर अधिक कार्य करेंगे। जब आप उस पर और अधिक कार्य करेंगे तो वो आपको बेहतर बनाएगी। इसलिए हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। हार के बाद आप कोशिश करिए, ये किसी चीज़ को ड्रॉप मत करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो मैथिली ठाकुर हैं, ये एक सिंगर है। तो इनको मैथिली ठाकुर को क्या कहा गया है कि ये मतदाता की आइकन बनाई गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने इनको मतदाता का आइकन बनाया है, मैथिली ठाकुर को। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। और 2024 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें मतदाता आइकन के रूप में मैथिली ठाकुर हैं, ये प्रचार करेंगे उसका। तो चलिए ठीक है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब भारत निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो गठन है वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था और उसी दिन हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और मुख्यालय इसका दिल्ली में है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अधिकार क्षेत्र इंडिया के अंदर आता है। और ये किसका चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग किस किस का चुनाव करवाता है। तो यहाँ देखिए लिखा है भारत की लोकसभा का, राज्यसभा का और विधानसभा के, देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का यहाँ पे चुनाव करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मैथिली ठाकुर जो कि मतलब उस निर्वाचन आयोग की आइकन है। 2024 में जो चुनाव हो रहा है उसकी आइकन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। ये क्या है, ये ब्राज़ील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तीसरी बार इसके राष्ट्रपति बने हैं ब्राज़ील के। तो यही बात कही गई है। और इसमें तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए। पिछली क्लास में जो हमने पिछली क्लास की है उसमें हमने कई सारे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस किया है। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि पर्सन के बेस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तीसरी बार बने हैं। जैसे कि अभी इजराइल में बना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इजराइल में कौन बना है। मैंने इस चीज़ पे पिछली वीडियो में बता दिया है। तो चलिए, इसमें यही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अब हमको ब्राज़ील देखना है। ब्राज़ील कहाँ है? तो ये देखिए, ब्राज़ील काफ़ी दिन से न्यूज़ में है। जब पेले की डेथ हुई थी, पेले की मृत्यु हुई थी, उसके वो भी ब्राज़ील के हैं, तो उसकी वजह से न्यूज़ में आया। फिर रोनाल्डो की वजह से न्यूज़ में आया ब्राज़ील। तो देखिए कितने ये कहाँ पे पाया जाता है। तो मतलब कि ये ब्राज़ील कौन से महाद्वीप में है? तो ये दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में है। इसमें देखिए कौन कौन से देशों को ये टच करता है। तो यहाँ उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, पैराग्वे है, बोलिविया है, पेरू है, कोलंबिया है, वेनेजुला है और ये है गुयाना, सूरीनाम और सेंट गुयाना। तो ये इतने देशों को टच करता है। सिर्फ ये देखिए, इधर ये चिली है, जो ये जो लंबी लाइन है ये चिली है। चिली को टच नहीं करता है। तो आप जब ब्राज़ील का दक्षिण अमेरिका का मैप देखें तो अच्छे से देख लें कि कौन कौन से देशों को टच करता है। सबसे जो दक्षिण अमेरिका में देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र सीमा ब्राज़ील की ही है, ये देखिए। और ये लगभग सभी देशों को टच करता है। शायद 2 देशों को छोड़ के ये सभी देशों को टच करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसको हम अपने विश्व से, अपने देश से कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि अगर कोई भी देश को हम अपने देश से कंपेयर करके देखते हैं तो वो चीज़ हमको जल्दी याद हो जाती है। ये है हमारा इंडिया और ये है ब्राज़ील। तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये है ब्राज़ील और ये है दक्षिण अमेरिका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक न्यूज़ आई है। इसमें क्या है कि एक है पॉक्सो एक्ट है एक, उसके खिलाफ कुछ उसका मतलब कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं, कुछ न्यूज़ में आया है। इसमें कहा गया है कि अब पहले आप ये समझिए कि एक्ट है क्या। तो इसके बारे में देखिए, ये एक्ट है जिसको हम पॉक्सो बोलते हैं। इसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। तो इसको में क्या है कि इसमें जो एज है, जो मतलब एज रखी गई है, देखिए इसमें क्या है कि 14 नवंबर 2012 से ये देश भर में लागू है। और 18 साल से कम सभी नाबालिग कानून, मतलब सभी नाबालिग बच्चों को इसके अंदर कवर किया जाएगा। अगर उनके साथ यौन उत्पीड़न, शोषण, पोर्नोग्राफी जैसे कुछ भी मामले होते हैं तो पॉक्सो एक्ट न्यूज़ में आता है और उनको बचाने के लिए ये कार्य करता है। जब निर्भया हत्याकांड हुआ था तो उसी के बाद ये केस आया था, मतलब ये पूरे देश में लागू हुआ था।
तो यही चीज़ इसमें बताई जा रही है। तो इसमें जो 18 साल है, एज इसके 18 साल है, तो इसको 16 साल करने की बात की जा रही है। इसमें 16 साल करने की मांग की जा रही है। तो इसी में जो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है तो ये भी याद रखिएगा। ये जो हमारी एक मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, आप ये बताइएगा स्मृति ईरानी किस मिनिस्ट्री की मतलब वो जो मिनिस्टर हैं, ये चीज़ आप बताइएगा किस मिनिस्ट्री की वो मिनिस्टर हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कुछ थोड़ा मतलब सर्च कीजिए आप भी, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो इसमें बस यही बात कही जा रही है कि इसमें एज जो है वो 18 से कम करके 16 करने की बात की जा रही है, जो कि ये मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है, लेकिन अभी इस पर कुछ विचार चल रहा है, संसद इस पर क्या करेगी ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें जो पोक्सो एक्ट है इसमें 18 रखी गई है एज, और इसमें 16 करने की बात की जा रही है। तो इस एक्ट को आप याद रख लीजिएगा, कब से ये लागू है ये भी याद रख लीजिएगा। 2012 से लागू है। कितने साल, अभी तो 18 साल है, अगर कुछ इसमें संशोधन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें क्या क्या आता है कि यौन उत्पीड़न, शोषण और बच्चों के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है या फिर उनका शोषण होता है या फिर पोर्नोग्राफी होती है, तो उनके लिए ये एक्ट है और कानून पूरे भारत पर लागू होगा। अगर उनके साथ कुछ बच्चों के साथ कुछ दिक्कत होती है, अगर ये चीज़ पता चल गई तो इस इंसान को जेल भी हो सकती है। तो यही सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप इसको अच्छे से देख लें। बढ़ते हैं आगे। देखिए बंगाल में गंगा नदी की बात की जा रही है कि यहाँ की जो पानी का गंगा का पानी है वो तो मतलब पीने लायक तो है ही नहीं, नहाने लायक भी नहीं है। तो यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत प्रदूषण है, और यहाँ सिर्फ उसी गंगा में ही नहीं, जो वहाँ की नदियाँ हैं उसमें बहुत सारा प्रदूषण वहाँ पे फैला हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत हो रही है लोगों को। मतलब काफ़ी जब नदियाँ नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं तो उसके साथ साथ समाज पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, प्रकृति पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर एक बार प्रकृति के साथ मतलब छेड़छाड़ कर ली तो फिर वो अपने आप को सुधारती है, प्रकृति अपने आप को सुधारती है, तो फिर भयानक तबाही आती है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के मतलब कार्य किया जाए। जो भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला हुआ है। गंगा के सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, जहाँ से गंगा बहती है वहाँ पे सभी जगह पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला हुआ। तो इसी से संबंधित बात की जा रही है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि गंगा कौन कौन से राज्यों से बहती है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए उत्तराखंड, और फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर इधर आ जाता है बिहार, फिर इधर पश्चिम बंगाल और झारखंड। ये 5 राज्यों से बहती है। और यहाँ पे देख लीजिए आप जो इसके कौन कौन सी इसकी सहायक नदी हैं, क्योंकि सहायक नदियों से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये गंगा है, ठीक है, तो इधर से ये गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी, और फिर इधर से यमुना, बेतवा यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की नहीं है। फिर सोन, और इसके बाद हुगली। तो ये सारी नदियाँ आप याद कर लीजिएगा, जो गंगा की सहायक नदियाँ। क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, क्वेश्चन इससे बनते भी हैं। गंगा की सहायक नदियों से क्वेश्चन बनते हैं। अभी वर्तमान में तो गंगा काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। जब गंगा बांग्लादेश में गिरती है तो ये पद्मा नदी इससे आके मिल जाती है गंगा से, तो इसको वहाँ पर पद्मा बोलते हैं। ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आने वाले हैं 6। देखिए अभी क्या हुआ कि नामीबिया से 8 मतलब कि चीते लाए गए थे। 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे, ठीक है। अभी 12 चीते लाने की बात की जा रही है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाने की बात की जा रही, तो उनको क्वारंटाइन किया हुआ है। वो जो 12 चीते यहाँ भारत में आएंगे उनको क्वारंटाइन किया हुआ है, ताकि मतलब उनको किसी प्रकार की कुछ दिक्कत ना हो, उनको कोई बीमारी ना हो यहाँ, ताकि मतलब इंडिया आते तक वो लोग सुरक्षित रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई बीमारी ना हो। तो इसलिए उनको 6 महीने से क्वारंटाइन किया हुआ है। हो सकता है जनवरी में वो आ जाएँ। और वहाँ साउथ अफ्रीका ने अभी कहा है कि अगर जनवरी में इनको नहीं ले जाया जाएगा तो उनको जंगल में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए जो वो लोग जंगल में रहते हैं, जो भी जानवर जंगली जानवर है वो जंगल में रहते हैं। अगर उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, तो वो सही से खाते पीते नहीं है, उनको काफ़ी उनके स्वास्थ्य पर इम्पैक्ट पड़ता नजर आता है। और बंद इसलिए किया है ताकि उनको किसी प्रकार की बीमारी ना लगे। तो यही कहा है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका ने ये कहा है कि अगर इसको जनवरी में नहीं ले जा रहा है इंडिया, तो फिर हम इनको जंगल में वापस छोड़ देंगे। उसके बाद फिर 2-3 महीने फिर टल जाएगा। तो यहाँ पे 12 मतलब कि 8 चीते नामीबिया से लाए गए और 12 चीते साउथ अफ्रीका से लाए जा रहे हैं, जिसमें से 7 नर हैं और 5 मादा है। ये आप याद रख लीजिएगा। तो ये कहाँ आएंगे? ये आएंगे आपके जो कूनो पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, कहाँ है बताइए? कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे ये चीते लाए जाएंगे। तो यही इसमें बात की जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ है नामीबिया और साउथ अफ्रीका।
तो ये है आपका नामीबिया और ये है साउथ अफ्रीका, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ये इसको बोलते हैं अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। और इसमें ये जो साउथ अफ्रीका है ये देश है, और ये जो नामीबिया है ये भी देश है। कभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अफ्रीका तो है, जो शुरू में बच्चे तैयारी करने जाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अफ्रीका तो है, साउथ अफ्रीका क्या है। तो मतलब ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका जो है ये आपका महाद्वीप है, ठीक है। और जो ये नामीबिया देश है और ये साउथ अफ्रीका भी देश है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका भी देश है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ पे है। ये है हमारा इंडिया और ये है आपका साउथ अफ्रीका और ये है नामीबिया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ब्राज़ील, तो ब्राज़ील ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं, कूनो नेशनल पार्क, उसके बारे में बताया गया है। तो ये है आपका कूनो नेशनल पार्क। यहाँ पे चीते लाए जाएंगे, जो 8 नामीबिया से लाए गए हैं और 12 साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे। और इसमें कौन कौन से हैं, तो महादेव, पन्ना, ये सारे हैं, बांधवगढ़। तो इनको आप देख लीजिएगा, सतपुड़ा, ठीक है, अरावली रेंज, इनको आप देख लीजिएगा। तो ये सतपुड़ा रेंज है, तो इनको आप देख लीजिएगा, इसको अच्छे से इसके नेशनल पार्क देख लीजिएगा, क्योंकि नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे है, देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया पर मजबूत पकड़। यहाँ पे क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, मतलब जैसे कि आप थोड़ी देर पहले विश्व में देखिए, ये हमने विश्व डिस्कस कर लिया, ये है वर्ल्ड मैप, ठीक है, विश्व का मैप। तो यहाँ पे ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एरिया, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एरिया इसको बोलते हैं। तो इधर चाइना के साथ संबंध अच्छे नहीं है इंडिया के, और पाकिस्तान के भी अच्छे नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया को इधर साउथ एशिया की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ इसको फोकस करना चाहिए। तो इसमें यही बात कही जा रही है कि कितने अच्छे संबंध हैं इंडिया के साउथ, मतलब कि दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ। तो इसके साथ बहुत सारे अभ्यास हुए हैं, जिसमें से ये कहा गया है कि अमेरिका के साथ अभ्यास हुए हैं, और यहाँ पे हुआ, सिंगापुर के साथ अभ्यास हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। फिर ये सारी चीज़ें इस पे बताई गई हैं कि इसके संबंध अच्छे करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ नौसेना, थल सेना और जल सेना भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो कौन कौन से अभ्यास हुए हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अभ्यास हुआ है, ऑस्ट्रो हिंद युद्ध अभ्यास, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखा है, लेकिन ये ऑस्ट्रो हिंद, मतलब ऑस्ट्रो मीन्स ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब भारत। तो ऑस्ट्रो हिंद युद्ध अभ्यास हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है। और तो ये बात कही गई है। फिर उसके बाद है एक अभ्यास है अग्नियोद्धा अभ्यास, अग्नियोद्धा युद्ध अभ्यास। ये आपका भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। मालाबार जो एक्सरसाइज है वो 1992 की है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें 4 देश शामिल हैं, अमेरिका, भारत, जापान शामिल हुआ है 2015 में, और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है 2020 में। तो इसको ये कहा जाता है कि ये चाइना के खिलाफ एक्सरसाइज है, जो मतलब उसको चाइना को टैकल करने के लिए बनाई गई है। तो ये मालाबार एक्सरसाइज 1992 से कार्यरत है, और जापान इसमें 2015 में मिला, ऑस्ट्रेलिया 2020 में मिला है। और कुछ और देश जिनके साथ भारत के युद्धाभ्यास हुए हैं, इसमें है मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर, ये सारे देश हैं। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। आप, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप ये जो न्यूज़ है, मतलब कि जो युद्ध अभ्यास है, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल पहुंचने वाले, देखिए नेपाल में क्या हुआ था कि जो वहाँ पर्यटक स्थल नेपाल में बहुत हैं, ठीक है, पर्यटक स्थल नेपाल में काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब कि वहाँ पे हिमालय वहाँ से गुजरता है, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ है। लेकिन कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से वहाँ के पर्यटक स्थल ध्वस्त हो गए, तो अभी धीरे धीरे उनमें सुधार हुआ है। तो यही है, अभी भारत पर्यटक स्थल में नेपाल में शीर्ष पर है, भारत के लिए, मतलब भारत वहाँ पे शीर्ष पर है। देखिए क्या होता है कि कुल वहाँ पे 6,14,148 विदेश पर्यटक हैं, जिसमें से सिर्फ 6 लाख हैं, जिसमें से 2 लाख से अधिक सिर्फ भारतीय हैं। तो यहाँ का पर्यटक स्थल इतना मतलब फेमस क्यों है, तो यहाँ दुनिया की जो 10 सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, उसमें से जो सबसे ऊंची चोटी है, और दुनिया की जो 10 ऊंची चोटियाँ हैं, उसमें से जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और उसके अलावा कुल 8 और चोटियाँ हैं। तो यहाँ पे नेपाल में है, तो इसलिए जो पर्वतारोही होते हैं वो नेपाल की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये बात कही गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है नेपाल, इसके बारे में आप देख लीजिए। ये है हिमालय, तो यहीं से यहाँ पे एवरेस्ट के अलावा कई सारी मतलब कि देखिए अन्नपूर्णा है, तो माउंट एवरेस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें उसके अलावा माउंट एवरेस्ट के अलावा 8 और ऊंची चोटियाँ हैं। तो इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए ये मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप एक चीज़ ये बताइएगा कि नेपाल भारत के कौन कौन से राज्यों से सीमा लगाता है। नेपाल भारत के कौन कौन से राज्यों से सीमा लगाता है, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ते हैं कि अगर परमाणु चीज़ें परमाणु ऊर्जा का जो होता है वो नाभिकीय विखंडन द्वारा होता है। लेकिन अभी जो एक कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में क्या हुआ है कि जो ऊर्जा का ऊर्जा की एक फैक्ट्री जैसे कुछ तैयार की गई है, तो उसमें क्या हुआ कैलिफोर्निया में, ये जो ऊर्जा का जो विखंडन है वो मतलब परमाणु ऊर्जा जो है वो नाभिकीय विखंडन द्वारा नहीं, नाभिकीय संलयन द्वारा होती है, जैसे कि सूर्य में होती है। तो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। कहाँ बनाई गई है, तो ये आपका बनाया गया है कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए में। तो इसमें ऊर्जा संरक्षित रखी जा सकती है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन में संरक्षित नहीं रखी जा सकती, ऊर्जा सेव नहीं की जा सकती, लेकिन नाभिकीय संलयन में ऊर्जा सेव की जा सकती है। तो यही बात की गई, इसमें कैलिफोर्निया में बनाया गया है। तो ये है इसका जहाँ पे ये नाभिकीय संलयन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ है कि देश में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ग्रीन। उसके तहत कुछ हरी सब्जियों को उपज होने, मतलब हरी सब्जियों की उपज होनी थी, और उसके तहत कुछ सब्सिडी दे रही थी, 50% सब्सिडी दे रही थी सरकार इसमें कि आप हरी सब्जियों में योगदान दें। तो उसमें जो ये ऑपरेशन ग्रीन था वो सफल हुआ है। और ये इसके अंतर्गत एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये कब चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी 21-22 में। अभी मतलब इसकी अवधि जो थी वो 21-22 थी, अभी इसको बढ़ा के 25-26 कर दिया गया है। और इसमें जो लागत आई है वो 46 करोड़ रुपए आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो आपके साथ डिस्कस कर ली गई है। और ये है आपका कल्प मेधा। इसमें ये जो कोटेशन मैंने कहा है कि इसको सेव करके आप रख सकते हैं। आपको कहीं भी आंसर राइटिंग करनी हो तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, किसने कहा था उसके माध्यम से। इससे ये पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपकी कॉपी बहुत बेहतरीन है और आपकी कॉपी की तरफ वो अट्रैक्टिव होगा। तो ये चीज़ है आज की न्यूज़ यहीं तक। आज कुछ जल्दी जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे आपको जल्दी बता दिए गए हैं, ज़्यादा मतलब फैक्ट नहीं थे, तो आपको क्वेश्चन जल्दी बता दिए गए हैं। अगर इसमें कुछ और ऐड करवाना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और कुछ ऐड मतलब कुछ और इसके साथ जोड़ के पढ़ाना हो, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन लाना हो या फिर कुछ क्वेश्चन बना के इस पर डालना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए, क्योंकि यूपीपीसीएस की डेट आ गई है। देखिए यूपीपीएससी की जो डेट है प्रीलिम्स की वो आ गई है, 14 मई को है। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा और इसको ध्यान में रख के आप अपनी प्रिपरेशन और मतलब प्रिपरेशन में जोर शोर से लग जाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।